हम आपको तय वो बंद करता हूँ अभी। ये क्या देखा देखा जी तय प्रारंभ कर सकते हैं, हमें सुनाई दे रहा है। ताई शुरू कर सकते हैं ताई। दे दो आपका के बारे में। अरे दीजिए ना। शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। Recording in progress. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अरे भाई आवाज मत करो। कल हम जो अर्थ क्षेत्र के आसपास लगे सांस्कृतिक क्षेत्र के और मानसिक बौद्धिक क्षेत्र के आवरण थे, जो कुल मिलाकर अज्ञान से ही हमें आवृत कर देते हैं, उसकी बात कर रहे थे। आज हम कल के बात में हमारा दो प्रश्नों पर फोकस था। एक था ये गलत मापदंड हम कैसे स्वीकार करते हैं। गलत मापदंड हमने स्वीकार तो किए ही हैं, तो ये गलत क्यों है और कैसे हैं और इनको हम सही कैसे कर सकते हैं, ये एक मुद्दा है। और दूसरा उससे भी बड़ा प्रश्न था, हम ऐसे गलत मापदंडों को स्वीकार करते क्यों हैं। हमारा तो युगों से ये व्यवहार, अर्थ व्यवहार चलता आया है, परंतु उसको एकदम बदलकर उससे विपरीत सारा व्यवहार, सारी व्यवस्था, सारे मापदंड हमने स्वीकार कैसे कर लिए हैं। तो इसका मूल कारण है हमारा हीनता बोध। अगर हमारी माने अधिकृत रूप से हमारी अर्थव्यवस्था अभारतीय मापदंडों के आधार पर चल रही है, तो प्रजा तो उसके द्वारा नियंत्रित होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु प्रजा को ये इसकी शिक्षा देने वाले और देश की अर्थनीति और अर्थ के दृष्टि से जो भी कानून बनते हैं, जो भी व्यवस्था बनती है, उसके उसका निर्धारण करने वाले तो शिक्षा क्षेत्र से निपजते हैं। तो हमारी शिक्षा, अर्थव्यवस्था की शिक्षा, अर्थशास्त्र की शिक्षा इतनी अभारतीय क्यों है? क्यों हमें समझ में नहीं आता ये सब। 200 वर्ष क्या बीच में बीते और 200 वर्ष तक हम क्या ही गुलाम रहे, क्या हमारा सारा फोकस बदल गया, हमारी सारी व्यवस्था बदल गई, व्यवहार बदल गया, इवन यहाँ तक कि मानस बदल गया। तो इसका मूल कारण क्या है? अभी जो संकट है, उस संकट से हम मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारी प्रजा का और हमारे बुद्धिमानों का पुरुषार्थ इतना क्यों नहीं जागृत हो रहा है? ये विपरीत मापदंडों से भी बड़ा संकट है और वह हीनता बोध का संकट है। ये हीनता बोध केवल अर्थ क्षेत्र को ही व्याप्त नहीं कर रहा है, सभी क्षेत्रों को ये व्याप्त कर रहा है। तो केवल अर्थ क्षेत्र नहीं, हमारा जो राजनीति का क्षेत्र है, हमारा जो समाज व्यवस्था का क्षेत्र है, उन सभी मुख्य क्षेत्रों में ये हीनता बोध का संकट ही बहुत गहरा है। और ये जब तक दूर नहीं होता, तब तक हम सही निर्णय भी नहीं कर सकते, सही मापदंड भी नहीं निर्माण कर सकते, और सही मापदंड नहीं हुए तो सही व्यवस्था भी निर्माण नहीं कर सकते।
अक्सर ये देखा जाता है कि बौद्धिक लोग, बुद्धि के क्षेत्र में काम कर रहे लोग मूल तक नहीं जाते और ऊपर ऊपर से जो समस्याएं दिखाई देती हैं उसके निवारण के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आज पर्यावरण का संकट एकदम गहरा गया है। उस संकट से मुक्त होने के लिए वो मनुष्य की स्वार्थ, लोभ और लालच की वृत्तियों तक भी नहीं जाएंगे। केवल ऊपर से दिखाई दे रहा है कि भूमि का प्रदूषण हो रहा है, तो भूमि के प्रदूषण को दूर करने के लिए काम करो। पानी का प्रदूषण हो रहा है, उसी को दूर करने के लिए प्रयास करो। अब ये तो भूमि, पानी, वायु, ये सब भौतिक पदार्थ हैं, तो भौतिक पदार्थ से ही करो। उदाहरण के लिए हम देख ही रहे थे, यमुना का जल इतना प्रदूषित हो गया है, तो और कोई केमिकल्स डालकर उसको तत्काल रूप से उस प्रदूषण को दूर करने का प्रयास करो। गंगा में केमिकल्स डालो, भूमि में अगर यदि रासायनिक खाद के कारण से ये हो रहा है संकट, तो उस खाद को बदलो, लेकिन उसको और प्रकार के रसायनों का प्रयोग करो। ऐसे ही होता है। तो मूल तक नहीं जाएंगे तब तक ऊपर का कोई भी संकट दूर होने वाला नहीं है। अर्थ क्षेत्र में बेरोजगारी है, तो फिर बहुत अधिक नौकरियां निर्माण करो। और नौकरी निर्माण करना ये तो समस्या का हल करने का उपाय ही नहीं है, परंतु तत्काल दिखने वाला। नौकरी ही करनी है ना, लोगों को अभी नौकरी करनी है, नौकरी करके अर्थार्जन करना है, तो नौकरियां निर्माण करो और बेरोजगारी का संकट हल करो। परंतु इतना ऊपर ऊपर का होने के कारण से दूसरे संकट निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि हम परस्पर विरोधी बातें बहुत करते हैं। इधर तो यंत्रों का आविष्कार करो, इधर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो। ऐसी यह टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो मनुष्य को अप्रासंगिक बना देती है, मनुष्य का काम ही नहीं है, मनुष्य को रिप्लेस करती है। तो इधर तो मनुष्य को बेरोजगार बनाओ और दूसरी ओर से नौकरियां निर्माण करो, रोजगार निर्माण करो। रोजगार निर्माण करो तो नौकरी नहीं, आप नए नए उद्योग उत्पादन शुरू करो। ये अगर करते हैं तो उसमें फिर एक रोजगार करने वाले को बहुत बड़ा जो उसका रोजगार का क्षेत्र, माने उत्पादन का क्षेत्र है, उसका एक पुर्जा बना दो। फिर वो पुर्जा बना तो न तो स्वतंत्र, अपेरेंटली आभासी रूप से वो स्वतंत्र दिख रहा है, अपना उद्योग कर रहा है, लेकिन बड़े संदर्भ में, व्यापक संदर्भ में तो वो फिर से एक पुर्जा ही बन गया है। तो एक संकट हल करने जाते हैं तो दूसरे 3 निर्माण हो जाते हैं। उसमें से कोई एक संकट को ले लो, फोकस करो उसके ऊपर, तो और 5 संकट निर्माण हो जाते हैं और सब बावरे बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि हम मूल तक तो जाते नहीं। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए स्वार्थ, लोभ, लालच का विचार ही नहीं करते, उसका उपाय ही नहीं करते। उसका उपाय करना, ऐसी यदि कोई बात करे तो वो अर्थ क्षेत्र की समस्या नहीं है। लोभ, लालच, ये सब, ये तो मनुष्य की मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। और मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाला लश्कर कहीं और लड़ रहा है, उसका और इसका कोई संबंध नहीं। अतः खंड खंड में विचार करने से ना तो समस्या दूर होती है, ना तो कोई हल निकलता है, और हमारी सारे श्रम, सारा समय, सारे संसाधन इसमें व्यर्थ हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मनीषी कहते हैं कि when there is chaos, चारों ओर यदि अराजक हुआ है, go to the basics, मूल में। इसलिए कल हम जो बात कर रहे थे वो मापदंडों की थी कि ये मापदंड हम स्वीकार करके चलते हैं तो अर्थ क्षेत्र के संकट निर्माण होते हैं। अब आज हमको इसका भी जो मूल कारण है कि गलत मापदंड हमने स्वीकार क्यों कर लिए, तो हीनता बोध के कारण से। इस हीनता बोध का कितना गंभीर विपरीत परिणाम आता है वो हम
कुटुंब व्यवस्था और समाज व्यवस्था को देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। अभी हमारे समाज शास्त्र के कक्षा 1 से लेकर यूनिवर्सिटी क्षेत्र तक के जितने भी पाठ्यक्रम हम देखेंगे उसमें एक भी स्थान पर भारत की समाज व्यवस्था के बारे में अच्छी बात नहीं पढ़ने को मिलती। जितनी भी हो ये समाज व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही गई बीती है, बिल्कुल ही हम तो पिछड़े ही थे, अंधश्रद्धावान थे, रूढ़िवादी थे, शोषण करने वाले थे, सामाजिक वर्गों में भेद निर्माण करने वाले थे, भेद से व्यवहार करने वाले थे। ऐसा ही प्रतिपादन सर्वत्र दिखाई देगा। तो भारत का समाज अत्यंत पिछड़ा है, ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वत्र होता है और सर्वत्र उसके उदाहरण दिए जाते हैं। ये केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है, कानून उसके आधार पर बनते हैं, चुनाव उसके आधार पर लड़े जाते हैं और एक दूसरे से विरोधी हो। इधर तो संविधान कहता है कि जाति के आधार पर कुछ नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहेंगे। दूसरी ओर चुनाव के लिए जाति ही मूल आधार हो जाती है और आरक्षण के लिए जाति ही आधार हो जाती है। ये आंतर विरोध है, इतना भी समझने की हमारी क्षमता नहीं रही। इधर तो हमारा इतिहास कहता है, सामाजिक इतिहास कहता है कि भारतीय समाज व्यवस्था के यदि मूल मजबूत आधारभूत ऐसे स्तंभ हैं तो वह वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्ण और जाति की व्यवस्था है। उसका इम्प्लीकेशन, उसका संबंध अर्थ क्षेत्र से भी है। इतना हमारा इतिहास प्रमाणित करता है, तो भी आज हम कहते हैं जाति का तो नाम ही मत लो, वर्ण व्यवस्था को हमने ही स्वयं नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके पीछे नहीं व्यक्ति स्वातंत्र्य का ही ये तो युग है, स्वतंत्रता की बात करो, हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इस आधार पर संविधान बनाया, इसके आधार पर कानून व्यवस्था बनाई, इसके आधार पर फिर पाठ्यक्रम बनाए, इसके आधार पर हमने कहानियां गढ़ना शुरू किया, इसके आधार पर समाज प्रबोधन शुरू किया और हमारी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो इससे कुटुंब व्यवस्था का भी विघटन हो गया। हम आज की स्थिति देखकर आज के संदर्भ में उपाय करने लगते हैं। फिर कुटुंब प्रबोधन करने वाले, समाज को सुसंस्कारी करने वाले लोग कहते हैं अरे कम से कम एक साथ भोजन करने के लिए तो बैठो एक समय दिन में और एक दूसरे में रुचि लो, और ऐसे ऐसे उपाय, वो यमुना का जल ऊपर से केमिकल डालकर दिखाई देने वाली स्वच्छता लाने का कार्यक्रम है। वैसे ही अब हमारे उपदेशों का स्वरूप हो गया है, मूल बातों की तरफ हम जाते नहीं हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण साइकोलॉजिकल ही है, गहरे में बैठा हुआ हमारा हीनता बोध है। तो हमें यदि विश्लेषण करना है तो ये हीनता बोध कहाँ से आया, इसका करना चाहिए। आज भी कई युवा कहते हैं ना, अरे जब हमारा देश इतना महान था और इतना ज्ञानी था और इतना पराक्रमी था तो हम गुलाम हुए कैसे? इसका मतलब है हमारे पूर्वजों में कोई दम नहीं था, अत्याचारों के आगे वो झुक गए और इसलिए ये सब हुआ। तो कभी ये बालबोध प्रश्न होता है, मैंने बिना समझे बूझे केवल कुतूहल से, जिज्ञासा से, लेकिन प्रामाणिकता से पूछा गया प्रश्न होता है। कहीं उपरोधात्मक स्वर से पूछा गया होता है कि आप इतना महान देश, इतनी महान परंपरा, इतनी महान संस्कृति कह रहे हैं, तो हुआ कैसे? ये सब गपोड़बाजी है, ऐसा भी कहते हैं।
तो हम लोगों को अर्थ क्षेत्र के संकटों का निवारण करने से पहले भी ये हीनता बोध कैसे आया और कैसे उसको मिटा सकते हैं, इसके ऊपर अधिक शक्ति लगानी चाहिए, क्योंकि यह तो सभी संकटों का मूल है, सभी संकटों की जड़ है। तो थोड़ा विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किसी भी व्यक्ति को, अब ये एनालॉजी से ही, अनुमान से ही समझने का प्रयास तो करना चाहिए, क्योंकि हमको इतिहास में इसका साहित्य नहीं मिल रहा है, प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, ये प्रक्रिया क्या हुई, इसके ग्रंथ यदि लिखे भी गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन किया भी गया है, तो हमारे सामने नहीं आता वो, ये इसका विश्लेषण किया हुआ हमारे सामने नहीं आता है। उदाहरण के लिए 1929 में एक ग्रंथ लिखा गया है, भारत में अंग्रेजी राज्य। पंडित सुंदरलाल उसके लेखक हैं। उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है कि मैंने 3 वर्ष तक बाकी सब कुछ छोड़कर केवल इस विषय में रिसर्च करने के लिए ही बिताए और उसके आधार पर मैंने ये ग्रंथ तैयार किया है, भारत में अंग्रेजी राज्य। उसका परिणाम क्या हुआ, कैसे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, इसका इतिहास है। इतने संदर्भ है, वो वास्तव में हर पैमाने पर रिसर्च बेस्ड ऐसा ही ग्रंथ है। हुआ क्या, 1929 में प्रकाशित हुआ, तुरंत ब्रिटिशों ने उसको बैन कर दिया, वो आना ही नहीं चाहिए, लोगों ने पढ़ना ही नहीं चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसका पुनः प्रकाशन किया, परंतु देश के एक भी यूनिवर्सिटी में इतिहास के पाठ्यक्रमों में इसका संदर्भ ग्रंथ के नाते भी उल्लेख नहीं है। यही अवस्था अन्य इस प्रकार के ग्रंथों की है। तो उस समय अनेक ग्रंथ लिखे तो गए। डाउनफॉल ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशों के समय में हमारे उद्योग धंधों का नाश कैसे हुआ, इसका भी विस्तार से इसी प्रकार से वर्णन किया गया है, परंतु ये ग्रंथ हमको उपलब्ध नहीं है। केवल भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रस्तावना में इसका संदर्भ है, मिल नहीं रहा है कहीं। कहने का तात्पर्य इन 2 उदाहरणों से ये है कि हमें हीनता बोध की ओर किस प्रकार से ले जाया गया और कैसे इसको रूढ़ किया गया, इसका प्रमाणित दस्तावेजी इतिहास या साहित्य सरलता से उपलब्ध नहीं है। तो फिर इस संदर्भ में हमको 2 ही काम करने होंगे। एक, बौद्धिक व्यायाम करो और ऐसे ग्रंथों को इकट्ठा करो और उसका अध्ययन करो, ये एक है। दूसरा, सामान्य बुद्धि से जरा अनुमान करो कि कैसे कोई समर्थ व्यक्ति अथवा समर्थ संपन्न समाज को इतना इतना बेचारा दीनहीन बनाया जाता है। क्या प्रक्रिया होती है, एक स्वतंत्र स्वाभिमानी स्वमानी पराक्रमी ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से दीनहीन और बेचारा ऐसा बनाया जाता है, इसकी इनह्यूमन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होता है ये काम। तो ये हमको दोनों प्रकार से जानना चाहिए। एक प्रकार है अनुमान करने का, दूसरा प्रकार है इतिहास के अध्ययन करने का। दोनों ही हम कर सकते हैं। क्या संभव है हमारे लिए, क्या संभव है वो हमको करना चाहिए।
क्यों ये इसलिए करना चाहिए कि अर्थ क्षेत्र की समस्या तो रही एक और, सारी समस्याओं का मूल यदि इसमें है तो फिर इसके ऊपर ही पहले ध्यान देना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। इसलिए हमें अनुमान से ही शुरू करना चाहिए। तो थोड़ा सा विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर तो आ सकते हैं कि किसी को भी भूखों मारना शुरू कर दो, उससे सब कुछ छीनना शुरू कर दो, वो प्रारंभ में प्रतिकार करेगा, परंतु आप उसकी घेरेबंदी करके अकेला कर दो और फिर मारना शुरू कर दो और उसको विवश बना दो। अब इसमें 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के ऐसे होते हैं जो मर जाएंगे परंतु ताबेदारी स्वीकार नहीं करेंगे, भूखों मर जाएंगे लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज के हमारी युवा पीढ़ी पूछती है कि क्यों नहीं मर गए, क्यों गुलाम बन गए, क्यों स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की, क्यों स्वाभिमान खो दिया। खुद कितना स्वाभिमान खो दिया है इसकी ओर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा प्रश्न जरूर पूछेंगे किसको, अपने परदादा के बारे में, उनके भी पिता के बारे में, इसी 4-5 पीढ़ियों पूर्व का, 10 पीढ़ियों पूर्व का इस प्रकार का विचार करके प्रश्न उठाएंगे। तो एक तो है भूखों मारकर विवश कर दो, उसके रोजगार के सारे माध्यम उपाय जो वो व्यवसाय है वो छीन लो और भूखों मारना शुरू कर दो। इससे भी हीन उपाय है, उसको तो कुछ नहीं करो, एक खंबे के साथ बांध दो और उसके सामने ही उसकी स्त्री और बच्चों को परेशान करो, मारो, पीटो, उसका शील भंग करो और उसको विवश बनाओ, ये भी हो सकता है। अब इन दो उदाहरणों से आप आगे भी सोच सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को विवश बनाया जा सकता है, कैसे एक व्यक्ति को गुलाम बनाया जा सकता है, अपनी बात मनवाई जा सकती है। एक तो प्रक्रिया ये हुई। फिर प्रश्न उठता है कि ये इंडिविजुअली तो कर सकते हैं, परंतु समग्र प्रजा को ये कैसे कर सकते हैं ऐसा? समस्त प्रजा वो तो स्वाभिमानी है ना, वो इकट्ठी होकर प्रतिकार क्यों नहीं करती? तो इसके सामने हम अपनी पूर्व पीढ़ियों को ये लांछन लगाते हैं कि हम संगठित नहीं थे, इसलिए मुझे मारने के लिए आया तो मेरे पड़ोसी मेरा पक्ष लेकर आएंगे नहीं, उसको मारने के लिए कोई गया तो मैं उसका पक्ष लूंगी नहीं। हमारा संगठन का अभाव था समाज में, इसलिए हम गुलाम बन गए। ये दूसरी थियरी चलती है और पहली दृष्टि में तो ये बहुत ही संभव लगती है कि हाँ संगठन का अभाव था। तीसरा देखिए, ये हीनता बोध हमें क्या क्या कहने के लिए, कैसे कैसे आर्गुमेंट करने के लिए प्रवृत्त करता है। दोष शब्द किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है, हमारे ही पूर्वजों पर आ रहा है। हमारे समाज में संगठन का अभाव था। फिर लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे राज्य थे और इन राज्यों में ही एक दूसरे के प्रति दुश्मनी थी। चाणक्य सीरियल में यही बताया गया है ऐसा कि राज्यों में संगठन का अभाव था, एक दूसरे के साथ मिलकर वो कॉमन शत्रु बोध नहीं था, इसलिए हम परास्त हो गए और सब विनाश हो गया। ऐसा हमारे छोटे छोटे राज्य, एक राष्ट्र तो नहीं था, इसलिए सब मिलकर ब्रिटिशों का सामना करे ऐसी स्थिति नहीं रही थी। इसी में से थियरी आई, वी आर ए नेशन इन मेकिंग। हम तो अभी ब्रिटिशों की कृपा के कारण से एक राष्ट्र बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वी आर ए नेशन इन मेकिंग।
हमारे यहाँ राष्ट्र था ही नहीं। और ये जेएनयू के इतिहास के, समाजशास्त्र के, ह्यूमैनिटीज के प्राध्यापकों की बहुत ही सेट थियरी है कि हम तो नेशन थे ही नहीं। आज भी यूनियन ऑफ स्टेट ही होता है, एक राष्ट्र नहीं होता है। तो ये राष्ट्र राज्य ऐसी सारी संकल्पनाएं अस्त व्यस्त हो गई है, ऐसा आज तो परिणाम है। परंतु हम जब विश्लेषण करते हैं हमारे इतिहास का, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा संगठन नहीं था, हमारे छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते थे, परंतु कॉमन शत्रु, दोनों का ही शत्रु है, उसके साथ नहीं लड़ते थे। मेरे भाई को मारने के लिए मैं शत्रु के साथ मिल जाता हूँ और फिर शत्रु के साथ मिलकर भाई को मारता हूँ और बाद में शत्रु मुझे मारता है। ये थियरी बहुत व्यापक रूप से मानस में बैठी हुई है। तीसरा, घर के भेदी, मीर जाफर का, अमी चंद का उदाहरण सबको याद है कि देखो युद्ध क्षेत्र में युद्ध चल रहा है और सेनापति ही शत्रु पक्ष के साथ मिल गया और इसको अपने ही राजा को हराया। तो ऐसे उदाहरण हम बहुत देते हैं, माने 2-4 उदाहरण सार्वत्रिक बन जाते हैं। और हम तो ऐसे ही दगाबाज थे, हम ऐसे ही विश्वासघाती थे और यही हमारी पराजय का कारण है, ऐसा हम कहने लगते हैं। तो हमें सावध होना पड़ेगा ऐसी थियरीज के सामने भी। ऐसी थियरीज लेकर हम आपस में बहुत बहस करने लगते हैं, परंतु यदि कोई कहता है कि इसके भी मूल में जाओ ना, प्रक्रिया देखो न जरा, ऐसे ग्रंथ पढ़ो, ऐसे दस्तावेज पढ़ो और उसके बाद कुछ निष्कर्ष पर आओ, तो ये बहुत कठिन काम है। कि मैंने पहला ही वाक्य कहा था ना, समर्थ, स्वाभिमानी, पराक्रमी, समृद्ध, सुसंस्कृत ऐसी प्रजा दीनहीन और हीनता बोध से ग्रस्त मानसिकता वाली कैसे बन गई। ये लंबी प्रक्रिया चली है, परंतु शुरुआत तो कहीं से न कहीं से हुई है। तो ये क्या है? सावरकर जी इसे कभी कभी सद्गुण विकृति कहते थे। कभी कभी नहीं, उन्होंने कहा ही है कि हिंदू प्रजा सद्गुण विकृति से ग्रस्त है। माने शत्रु कितना भी उपद्व्याप करता हो, मारो नहीं, उसको नियंत्रण में लाओ। बल्कि परंतु हमारा व्यावहारिक सूत्र कहता है रोग और शत्रु उसका तो प्रादुर्भाव होते ही, बीजांकुर पनपते ही पहले इसको खत्म कर दो। तो सद्गुण विकृति हमारे शास्त्र तो नहीं बताते, हमारी परंपरा भी नहीं बताती, हमारे सामान्य बुद्धि के सूत्र भी नहीं बताते, हम जानकार लोग थे। फिर क्या हुआ? ये प्रक्रिया कैसे, कहाँ से शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी, इसका विचार करना चाहिए। हो सकता है कि ये बहुत लंबी 1000 वर्ष की प्रक्रिया रही हो, परंतु केवल ऐसा तो नहीं है। 1000 वर्ष की प्रक्रिया ऐसी नहीं है। 1000 वर्ष की माने कैसे? तो इस्लाम का आक्रमण हुआ, इस्लाम का आक्रमण तो 7वीं शताब्दी से हुआ, पर हमारा इतिहास पराजय का इतिहास है ऐसा प्रतिपादन बीच में आ जाता है। परंतु यशस्वी प्रतिकार मुगलों के आक्रमण का भी हमने तो किया हुआ है। और यदि हम इतिहास और भूगोल दोनों ही देखेंगे तो पूरा का पूरा भारतवर्ष कभी भी न तो मुगलों के अधीन रहा है न ब्रिटिशों के अधीन रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या प्रश्न क्या है? कैसे कैसे इसको जाने? तो यशस्वी प्रतिकार तो हमने हमेशा किया है। ब्रिटिशों के आक्रमण का भी ऐसा ही हाल है। भारत जब स्वतंत्र स्वाधीन हुआ 1947 में, तो भारत में 564 राज्य थे। ये कैसे थे फिर?
और अचानक हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसे आ गया? तब तक तो राज्य तंत्र था, लोकतंत्र कैसे आ गया? इसके बारे में कहीं पर भी विश्लेषण पूर्वक विचार तो हुआ नहीं है। कैसे हमने संविधान और दंड संहिता, न्याय संहिता वैसे के वैसे लागू कर दी, इसका भी प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है। ये परिणाम है या कारण है? तो प्रक्रिया की बात जब हम करते हैं तो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसी में वाद विवाद बहुत होता है, मत भिन्नता बहुत होती है। ये शास्त्रार्थ नहीं है, ये युद्ध ही युद्ध है, वाग युद्ध है, थियरी का युद्ध है, ये मत मतांतरों का युद्ध है, ये कैओस है। माने किसी भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया भी ऐसे वादग्रस्त हो जाती है, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हीनता बोध को दूर करने का हम आज तक उपाय क्यों नहीं कर पाए हैं? हीनता बोध को हमने जाना भी कैसे नहीं, और हीनता बोध की भीषणता का एहसास भी हमको क्यों नहीं हो रहा है? हम अपने व्यवहार व्यवस्था, नीतियां, शास्त्र आदि सबको, सबकी ओर क्यों एक स्वस्थ दृष्टि से या भारतीय दृष्टि से देख नहीं सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हल करने के लिए स्थिर, शांत, तटस्थ, विशाल बुद्धि चाहिए, मनोवृत्ति चाहिए। ऐसा यदि मानस नहीं है तो हम बहुत जल्दी बायस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी आधे अधूरे निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। फिर उन आधे अधूरे निष्कर्षों के आधार पर थियरीज गढ़ने लगते हैं, सिद्धांतों का प्रतिपादन होने लगता है। हीनता बोध वाला यह संकट दिखता है इतना सीधा सरल सामान्य नहीं है, वो बहुत गहरे बैठा हुआ है। ये इसको इस यहाँ तक यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारे संकटों का निवारण होने वाला नहीं है। इस प्रश्न की गंभीरता को हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में जी जान से किए गए, पूर्ण प्रामाणिकता से किए गए, सारी शक्ति लगाकर किए गए प्रयास भी फेल हो जाते हैं। हमारा शास्त्र निरूपण या सिद्धांत निरूपण शुद्ध नहीं रह पाता, ऐसा ये गहरा संकट है। शिक्षा ग्रंथमाला में इसका विवेचन तो किया गया है, परंतु वह भी निरूपण है। बहुत गहरे जाकर हमने उस प्रक्रिया को देखा नहीं है, प्रयास अवश्य किया गया है। हमारे हीनता बोध के पत्र पुष्प फल ऐसा है, तो वो तो हमारा परिणाम क्या हुआ है, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, वो हम पढ़ते हैं। हमारा बुद्धि विभ्रम ये भी उसमें है। हम अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कहने लगे हैं, ये भी दिखाई देता है। कारणों का विश्लेषण भी कुछ मात्रा में किया गया है, उसको हम पुनः यदि पढ़ें और हम उसके पीछे मानसिक बौद्धिक रूप से थोड़ा लग जाए तो हम कुछ मात्रा में इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अभी आज के सत्र में मैंने उपाय या उत्तर देने का प्रयास नहीं किया है। मुझे लगता है कि प्रश्न भी पूरी गंभीरता से निरूपित हुआ है कि नहीं, वो तो आप लोग ही तय करेंगे, परंतु लगता है उससे बहुत अधिक गहरा ये संकट है और इसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही कहकर आज अभी हम यहाँ रुकते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः,
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। प्रणाम। प्रणाम ताई।